जरूर करें आप इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, मगर जो इस वक्त टीम कर रही है वो बायस्ड है, वो किसी की डायरेक्शन पे किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माजदत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। NA-75 डस्का में ज़िमनी इंतखाब का अमल मुकम्मल हो गया, गिनती का अमल जारी है। अब तक की गिनती के मुताबिक नौशीन इफ्तिखार जो कि मुस्लिम लीग नून की कैंडिडेट हैं 10,000 की लीड से जीत रही हैं, और 10,000 की लीड इंतखाबी अमल में एक बहुत बड़ी लीड होती है, तो मुमकिन तौर पर यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून ये सीट जीत जाएगी। ताहम अपसेट हो सकता है। 6 मरतबा मुस्लिम लीग नून ये सीट पहले भी जीत चुकी है। अगर मुस्लिम लीग नून ये सीट जीतती है तो पीडीएम रिवाइव हो सकती है, कोई रिवाइविंग फैक्टर हो सकता है पीडीएम के लिए, और मुस्लिम लीग नून को कितना बूस्ट करेगी ये वाली जीत, और क्या पॉलिटिकल लैंडस्केप पाकिस्तान का इस सीट के बाद, इस नशिस्त के जीतने के बाद चेंज होगा, और चेंज होगा तो किस तरफ जाएगा, किस तरह से चेंज होगा। और दूसरी बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मरियम नवाज साहबा इस सारे सिनेरियो में हमें नजर नहीं आई। पिछली दफा 19 फरवरी को जब इस सीट पर इलेक्शन हो रहा था, मरियम नवाज साहबा बहुत ज्यादा मुतहरिक थी, वो वहां पर गई भी, उन्होंने जलसे भी किए, जुलूस भी किए और इंतखाबी तकारीर भी की। इस दफा ये हुआ है कि नवाज शरीफ साहब ने जो पोलिंग एजेंट्स है उनसे खिताब किया है और उनको मोटिवेट किया है। देखना ये होगा कि आज की सीट किस वजह से पीटीआई अगर हारती है तो किस वजह से हारेगी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतती है तो किस वजह से जीतेगी। महंगाई को बहुत अहम फैक्टर और बहुत डिफाइनिंग फैक्टर भी कहा जा रहा है कि महंगाई की वजह से पीटीआई को यहां पर सेटबैक हो सकता है, या पीटीआई की जो हार है उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर महंगाई का हो सकता है। दूसरा एक बड़ा फैक्टर जहांगीर खान तरीन साहब का भी हो सकता है, चूंकि हम देख रहे हैं कि पीटीआई के अंदर दरारें पड़ चुकी हैं, आपस में काफी ज्यादा रिफ्ट है। हमें नजर आ रहा है कि जहांगीर खान तरीन साहब अदालतों में जा रहे हैं, पेशियां भुगत रहे हैं, और फॉरवर्ड ब्लॉक की भी बातें हो रही हैं। आज भी उनकी सेशन कोर्ट में पेशी थी, उनको बेल भी ग्रांट कोर्ट की जानिब से कर दी गई है, और ये कहा जा रहा है कि शायद आने वाले वक्त में वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक को लीड करें। और अगर ऐसा होता है तो क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी होगी और पंजाब में तब्दीली आ सकती है। तब्दीली के लिए जहांगीर खान तरीन या उनका एक फॉरवर्ड ब्लॉक कितना इंपॉर्टेंट होगा, कितना इंटेग्रल होगा, इस पर भी बात करेंगे। और एक और बहुत अहम बात करेंगे, वजारत दाखिला कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में एक बिल पेश होता है कि पाक अफवाज पर बेजा तनकीद नहीं की जा सकती, और अगर कोई ऐसा करता है, बेजा तनकीद करता है, तमस्खुर उड़ाने की कोशिश करता है, तो उसको 2 साल कैद और 5 लाख जुर्माना, यह दोनों सजाएं हो सकती हैं। फवाद चौधरी साहब का बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट था इस पर, और उनका रद्द-ए-अमल ये था कि इज्जत कमाई जाती है, मुसल्लत नहीं की जाती। शीरी मजारी साहिबा जो कि हुकूमती वजीर हैं और इंसानी हुकूक को देखती हैं, उन्होंने भी कहा कि इस कानून की जरूरत नहीं थी। सोशल मीडिया पर भी खासी बहस हुई कि इस कानून की ऐसा जरूरत नहीं थी, बाकी ममालिक में हमने इस तरह के कवानीन नहीं देखे हैं, तो इस कानून की क्या जरूरत पेश आई कि इस कानून को प्रेजेंट किया गया। अभी इसका पास होना बाकी है, ताहम जो कायमा कमेटी बराए दाखिला है वहां से ये पास हो गई है। तो मुआवजा करेंगे कि बाकी ममालिक में क्या होता है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और इस कानून की क्या जरूरत पेश आई। बहुत जबरदस्त मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मोना आलम सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, पीटीवी पे अपना बहुत ज़बरदस्त प्राइम टाइम शो भी करती हैं। बहुत शुक्रिया मोना आपका, इफ्तिखार अहमद साहब आपका भी, और सीनियर तज्जियाकार अमजद शुएब साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मजहर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्जियाकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इफ्तिखार साहब मैं आपसे शुरू कर लेता हूं, NA-75 में कौन जीतता नजर आ रहा है सर? रिपोर्ट्स हैं उसमें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बरतरी नजर आ रही है। तो क्या समझते हैं कि किस वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत रही है? जी, क्या समझते हैं कि महंगाई फैक्टर है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत रही है? महंगाई एक फैक्टर है, बैड गवर्नेंस दूसरा फैक्टर है, तीसरा फैक्टर है कि यहाँ पे दोनों पार्टियों ने इसको अपनी इज्जत और बेइज्जती का मसला बना लिया है, ईगो का इशू बना लिया है। चौथी बात यह है कि ये हकीकत है कि जो सेंट्रल पंजाब का ये इलाका है,
इसको आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का इलाका है और ये बहुत मुश्किल है, उनसे इतनी जल्दी से छीना नहीं जा सकता। और फिर ये पांचवी बात है, इस खुद इलेक्शन जो दस्के में हो रहा है जिसका हम हवाला दे रहे हैं, मलिक साहब वर्सेस PMLN की बहुत पुरानी सियासी मुकाबला चला रहा है। कोई नई बात तो यहाँ पे नहीं है जो हमें हैरानकुन लगे, या कोई और फैक्टर मेरी इल्म में तो नहीं है। बिल्कुल सही है। मजहर अब्बास साहब, आपको क्या लग रहा है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतती है तो उसकी वजह ये होगी कि स्ट्रांग होल्ड है डस्का चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, इसलिए वो जीतने में कामयाब हो जाएंगे, या अदर फैक्टर्स भी हैं? लास्ट टाइम 19 फरवरी को हमने देखा था काफी टफ कंपटीशन हुआ था बिटवीन टू कैंडिडेट्स। देखिए, पहली चीज तो ये कि जाहिर है जब रिजल्ट आए, फाइनल रिजल्ट आएगा तो हमें अंदाजा होगा, लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून जीतती है तो सरप्राइज नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून की सीट है। PTI अगर जीतती है तो फिर ये अपसेट होगा, क्योंकि देखें जो सीट जिसकी नहीं है, अगर वो सीट जीत जाए तो अपसेट उसी को कहा जाता है। मुस्लिम लीग नून जीतेगी तो कोई अपसेट नहीं होगा, मतलब मुस्लिम लीग नून की सीट थी। अहम फैक्टर ये है कि मुस्लिम लीग, पहली चीज है कि मुस्लिम लीग नून कितने वोट से जीतती है, कितना वोट नंबर वो करते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये नहीं होगा, जो इम्पोर्टेंट इसकी सिग्निफिकेंट है वो ये है कि ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब की गुजरावाला की तकरीर के बाद और उसके बाद कुछ और तकारीर के बाद नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है उससे मुस्लिम लीग नून को बेइंतहा नुकसान पहुंचा है। तो अगर मुस्लिम लीग नून आज ये सीट जीतती है तो उसमें फिर वो ये कहने में हक बजानिब होगी कि नवाज शरीफ का बयानिया पिटा नहीं है, नवाज शरीफ का बयानिया मौजूद है। बिल्कुल सही। और ये फैक्टर जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। बाकी देखिए, महंगाई हो गई, बैड गवर्नेंस हो गई, तो वो आमतौर पे हमारे यहाँ इलेक्शन में बहुत बड़े फैक्टर्स नहीं हुआ करते। हमारे यहाँ चूंकि जो इलेक्टोरल डिवीजन होता है उसमें बरादरी सिस्टम है, वो अगर कोई मुखालिफ आदमी जितना भी अच्छा होगा लेकिन दूसरी बरादरी उसको वोट देते वक्त हिचकिचाती है, क्योंकि हमारे यहाँ सियासी शऊर उस तरीके से नहीं है कि आप बरादरी के खिलाफ भी जाके वोट देते हैं, कम होता है, फैक्टर्स हैं इसमें। बिल्कुल सही। और खासतौर पे 85 में गैर जमाती इंतखाबात के बाद ये चीज और ज्यादा बड़ी है कि मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून कितनी लीड से जीतती है, अगर जीतती है तो वो इम्पोर्टेंट होगा। और उसमें मुस्लिम लीग नून फिर ये कहने में बजानिब होगी कि नवाज शरीफ का बयानिया जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर PTI जीतती है तो ये अपसेट होगा। मोना, आपको भी ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून जीतने की सूरत में नवाज शरीफ साहब का बयानिया जीतेगा? देखिए, ये बात सही है बिल्कुल कि रिवायती तौर पे है ही नून लीग की, क्योंकि सीट यहाँ पर सियालकोट में वैसे भी आप डस्का के अलावा भी देखें, उस्मान डार हों, फिरदौस आशिक अवान, मतलब बहुत हैवी वेट्स हैं जो कि पहले भी अभी हारे हैं और हालिया इलेक्शंस पे हमने देखा है, तो रिवायती तौर पे उनकी सीट है। और ये बात भी सही है कि जो एक बात कही जा रही थी कि उस बयानिया की कितनी रिसेप्शन है आवाम में, ये भी एक लिटमस टेस्ट होगा इस हवाले से। तो वाकई ये चीज भी हम देख पाएंगे कि अगर रिवायती सीट उसी तरह से इंटैक्ट रहती है, मार्जिन भी देखना पड़ेगा। अभी तक गालिबन कोई 6,000 से 10,000 तक का मार्जिन जो इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है वो सामने है, मुख्तलिफ जो इसमें जराए हैं या चैनल्स हैं, हत्ता ये कि मुसद्दिका अभी तक इसमें रिजल्ट सामने नहीं आए हैं। और मोना, ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि सारे चैनल अपने मनपसंद रिजल्ट नशर कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये शाहिद साहब देखें, आज दोपहर से तो यही चल रहा था कि हर किसी का अपना रिजल्ट और जो जिस चैनल की ओरिएंटेशन है वो उसी हिसाब से रिजल्ट दे रहे थे, इसमें तो कुछ प्रिडिक्ट करने की भी बात नहीं थी। लेकिन ये कि अब हमें थोड़ा सा इसमें सबकी तरफ से नजर आ रहा है कि नून लीग लीड कर रही है। हाँ, उसमें मार्जिन सबके अलग अलग बताए जा रहे हैं, तो मार्जिन भी मैटर करता है कि कितने मार्जिन से नून लीग जीतती है। रिवायती तौर पे उनकी सीट है, अवाम में रिसेप्शन कितना है नवाज शरीफ साहब के बयानिए का, ये भी वाकई बात इस दफा पता चलेगी। NA 249 के लिए भी जो एक ग्राउंड है, मुझे लगता है वो भी ये वाला इलेक्शन बाय इलेक्शन सेट करेगा। और दूसरी बात ये कि जो भी हारे, जो भी जीतने वाला तो खैर उसको तो कुछ मसला कभी होता ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन हारने वाले को चाहिए कि अब इस दफा इलेक्शन का रिजल्ट तस्लीम करें, क्योंकि हम लोग इस चीज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि बार बार हम लोग री इलेक्शन के प्रोसेस में जाएं। हम एक मकरूज कौम है और इस तरह के अखराजात हम हर दफा नहीं अफोर्ड करते। बिल्कुल सही है। अमजद शुएब साहब, मुस्लिम लीग नून बिलफर्ज अगर ये सीट जीत जाती है, इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ के बयानियों को अवाम में मकबूलियत हासिल है, पजीराई हासिल है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बयानिए से ज्यादा मेरा अपना ख्याल है कि ये पूरे इलाके का सियालकोट साइड पूरी अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग नून जो है ट्रेडिशनली वहां पे स्ट्रांग रही। मैं बिल्कुल मदर अब्बास की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। मदर भाई जैसे कह रहे थे कि इसमें कभी भी अगर हमने ये सोचा कि यहाँ पीटीआई को सीट ले सकती है तो वो एक अपसेट के तौर पे हम सोचते थे कि वो वाकई कोई बहुत बड़ी तब्दीली हो। अर्जन कम बेश हो सकता है और ये सीट पार्लियामेंट में पहले भी नून लीग के पास थी, अब भी वहीं रहेगी। तो नतीजा ये कि ओवरऑल सिचुएशन पे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और मैं समझता हूं कि एक रीअश्योरेंस हो जाएगी कि जो पॉपुलैरिटी इस एरिया में पीएमएलएन को थी वो आज भी मौजूद है। तो उसके हाथ से कोई इस एरिया में पॉपुलैरिटी या पूरे पंजाब में नवाज शरीफ पॉपुलर लीडर है? नहीं, वो हो सकता है पूरे पंजाब में हो, लेकिन उसका कोई टेस्ट तो नहीं है ना अभी। ये तो प्रॉपर एक इलेक्शन है जिसकी वजह से आपको एक सूरत हाल सामने आ जाएगी, नजर आ जाएगी जी। लेकिन ये कि अगर आप जलसों के नुक्ता निगाह से देखें तो गुजरांवाला का जो जलसा किया तो उसके बाद फौरन इम्पैक्ट आया था। लाहौर के जलसे में बड़ा काफी ज्यादा रिएक्शन था अगेंस्ट उसकी जी। तो लाहौर का जलसा जो है वो बड़ा कमजोर जलसा था उस नुक्ता निगाह से अगर देखें तो ये आप जलसों को इलेक्शन से नहीं जोड़ सकते क्योंकि इलेक्शन एक टोटली डिफरेंट प्रोसेस है। अच्छा, जलसों में बिल्कुल सही है। अमजद शेख साहब, हुकूमत गैर मकबूल हो गई है, 9 ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं। रवायती तौर पर हमेशा हुकूमतें ज़िमनी इंतखाबात जीतती हैं, लेकिन इस दफा 9 में से सिर्फ एक इंतखाब जीत सकी है हुकूमत। वो ठीक है कि उसका मुख्तलिफ वक्तों में, लेकिन पीटीआई का एक और भी प्रॉब्लम है जो मसलन केपीके में हुआ वो इनकी अपनी इन फाइटिंग की वजह से भी है। एक इंतशार या एक आप कह लीजिए कि मिसमैनेजमेंट विद इन द पार्टी वो भी मौजूद है। सो ये 100% नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसे अभी इफ्तिखार बात कर रहे थे, इफ्तिखार साहब ने दोनों चीजें कही, उसका इम्पैक्ट जनरल इलेक्शन में बिल्कुल नजर आएगा। कुछ ना कुछ तो जरूर ना रहे, एक जो महंगाई रही और दूसरा जो गवर्नेंस के इश्यूज रहे। तो 1-2 सीटों पे तो आप इतना नहीं इन चीजों को जज कर सकते, लेकिन जब जनरल इलेक्शन होगा तो दूसरी पार्टी जो है वो इन चीजों को एक्सप्लॉइट करेगी। जो अपोजिशन के लोग हैं जो जाएंगे इलेक्शन में वो लाजमन लोगों की तवज्जो इधर दिलवाएंगे और फिर उनको चॉइस में अपनी करनी होगी कि जो गवर्नेंस में खराबियां थी क्यों हुई और क्या उसकी वजह से उनको क्या। अमजद शेख साहब, छोटा सा ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पीडीएम के लिए ये जीत कितनी इंपॉर्टेंट होगी? कोई रिवाइविंग फैक्टर हो सकता है, कोई रिकनेक्टेड फैक्टर हो सकता है, इस पर बात करेंगे। छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इफ्तिखार साहब, अगर ये सीट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतती है तो पॉलिटिकल लैंडस्केप किस तरह से तब्दील होगा, या सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग ही हो सकेगी दोनों फ्रीकैन की जानिब से? इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा पूरे पाकिस्तान की सियासत पे और जो सियासी अमल इसका जारी है उस पर मैं नहीं समझता कोई फर्क पड़ेगा। ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैंने आपको रीजन अपनी तौर पर बता दी, मैं दूसरे दोस्तों ने अपनी तौर से रीजन बता दी। कोई रीजन है उसके बाहर जाके उसमें से पीडीएम को ढूंढना या पीडीएम की पार्टियों को वापस आना, मैं नहीं इसमें कोई ऐसी चीज देखता। तो कोई कॉन्फिडेंस बूस्टर टाइप चीज हो सकती है सर? मैं एक बात बताऊं भाई जी, इस हल्के में दोनों पार्टियों को बहुत कॉन्फिडेंस है। दोनों पार्टियां अपने एक दूसरे के मुद्दे मुकाबले लड़ती रही हैं। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदेआज़म का टिकट था वली साहब के पास तो वली साहब जीत गए थे जी अगेंस्ट इफ्तिखार हुसैन मरहूम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा सच नहीं है। देखिए, हमें बड़े आराम से सोचना चाहिए। जो मेरे लिए चीज इंटरेस्टिंग होगी वही होगी कि जो इलेक्शन रोक गया, जिसके नतीजे को रोक दिया गया, री इलेक्शन हुआ, उस वक्त पोलिंग स्टेशनों पे कितना वोट पड़ा, आज कितना वोट पड़ा, नंबर 1। नंबर 2, जी, उनका कहना था कि हमें इस पोलिंग स्टेशन से पिछले दफा शिकस्त हुई थी ज्यादा वोटों से, इस वक्त कम वोटों से हुई है। मसलन एक वोट स्टडी कर रहे हैं। क्या ये जो वोटों से कम शिकस्त हुई इसकी वजह वही है जो मैंने अर्ज की गवर्नेंस है, ये महंगाई है, क्या है, ये हमें देखना होगा। और जहां तक पीडीएम का तो कुछ दूर दराज भी तलक नहीं है सारे खेल से। पीडीएम जो वजूहात की बिना पे बनी नहीं, जैसे इफ्तिखार साहब मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि कोई आए ना आए लेकिन हम ईद के बाद एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, तो एक तरह से ये बूस्टर तो होगा, कोई कॉन्फिडेंस लेवल तो इम्प्रूव करेगा पीडीएम का। बूस्टर होगा दोस्त,
बिल्कुल सही। बूस्टर नहीं, ठीक है, ये बात सही है मदर साहब की, इट्स रिवाइवल ऑफ देयर कॉन्फिडेंस, उनके जो बयानी है उसको सपोर्ट मिली है। बिल्कुल सही। और लेकिन मेरे बुजुर्ग जिसका कह रहे हैं कि उस गुजरावाले की जलसे के बाद लाहौर में लोगों ने बयानी को रद्द कर दिया, लेकिन उसके बाद भी जलसे काफी हुए हैं और बड़े अच्छे हुए हैं। ऐसा नहीं है, बयानी अपनी जगह है, ये इलेक्शन अपनी जगह है, पीडीएम अपनी जगह है। बिल्कुल सही है। मोना, ये सीट पीडीएम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और पीडीएम को इस सीट के जीतने का कोई फायदा हो सकता है? देखिए, पीडीएम के लिए इस सेंस में इम्पोर्टेंट है कि अभी कायरा साहब ने अनाउंस किया था कि वो नून लीग को सपोर्ट अपना लैंड कर रहे हैं इसमें। अब 249 में आपको पता है कि मिफ्ता इस्माइल साहब के लिए जो है वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट ढूंढी जा रही है कि मिफ्ता इस्माइल साहब को सपोर्ट करें, पहली दफा वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो ये इस सेंस में तो है, जाहिर है कि अगर इस दफा जीत जाती है नून लीग और अगर पीपल्स पार्टी ये फैसला कर लेती है कि वो लोग मिफ्ता साहब को सपोर्ट करेंगे, एएनपी के साथ तो उन्होंने एक प्रेशर की है 249 के हवाले से, लेकिन अभी तक नून लीग के हवाले से आज सच कोई क्लैरिटी नहीं है। पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया है, पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि वो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, तो अगर नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें डायनामिक्स बदल सकते हैं अगर इस दफा ये, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर तो सपोर्ट लेंड किया है ना नून लीग के कैंडिडेट को, नौशीन साहिबा को, तो अगर वहां पर किया है, मुझे लगता है फिर भी NA249 में ये वाली चीज शायद डिसाइसिव फैक्टर हो सकती है, क्योंकि अगर इस सपोर्ट के नतीजे में वो लोग जीत जाते हैं, मुझे लगता है इसका इतना सेंस जरूर होगा कि थोड़ा सा उनकी जो एक रिवाइवल है उसकी तरफ शायद कोई चांसेस इनके बने, क्योंकि एटलीस्ट बयानियों की हद तक ये बात तो जाहिर होगी ना, बयानियों की हद तक तो ये वो लोग कहेंगे कि हम लोग देखें हम लोग किस तरह से जीते हैं। बाय द वे, मैं अभी डॉन आपको कोट कर रही हूँ, कोई 53 जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनके रिजल्ट्स बताए जा रहे हैं, कोई 16,300 की का नंबर है, 16,300 अप्रोक्सीमेटली असजद साहब का नंबर है और 16,400 समथिंग की लीड है नौशीन साहिबा की। तो बिल्कुल आप समझें कि बिल्कुल मार्जिनल किस्म की ये लीड है। नहीं, ये एक टीवी चैनल का रिजल्ट है, वो जो पहले आपने बात की है कि हर चैनल अपनी ओरिएंटेशन के मुताबिक रिजल्ट्स अनाउंस करता है। हाँ, लेकिन देखिए, मैं इससे पहले भी आपसे शायद साहब अर्ज ये कर रही थी कि इसमें जो मार्जिन है ना वो भी बहुत मैटर करेगा, लेकिन वॉट एवर कम वॉट में, हर किसी को अब ये जो रिजल्ट्स हैं वो तस्लीम करने होंगे, क्योंकि ये मुझे लगता है हमें इस रेट्रिक से निकलना होगा और इसमें कोई तो पहल करेगा, किसी न किसी को पहल करनी पड़ेगी। जो हारने वाली जमात है हमेशा से वो एक रेट्रिक के साथ सामने आती है, ये मुझे लगता है इस दफा नहीं होना चाहिए। राइट। मजहर अब्बास साहब, ये बताइए, कोई रिकनेक्टिंग फैक्टर हो सकता है ये वाला ही सीट का जीतना पीडीएम के लिए? मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं ईद के बाद तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, कोई हमारे साथ आए ना आए लेकिन हम तहरीक जरूर शुरू करेंगे। मुस्लिम लीग नून वाले बहुत दफा कह चुके हैं कि हम और JUIF वाले इनफ है कोई अच्छी पोटेंशियल वाली तहरीक लॉन्च कर सके। मुझे मुश्किल लग रहा है, उसकी वजह यह है कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रस्ट बढ़ गया है दोनों जमातों के अंदर। ये तो इलेक्शंस में एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट होता है, 249 में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पीपल्स पार्टी ने जो लास्ट इलेक्शन में वोट लिए थे वो तकरीबन 10,000 के करीब थे, जबकि मुस्लिम लीग नून के जो वोट थे वो 34,000 से ज़्यादा थे। तो यहाँ भी पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो लोकल हैं और उन्होंने काफ़ी काम वाम किया है, लेकिन और शहबाज शरीफ साहब 685 वोटों से हारे थे तब, और वो भी कहा जाता है कि धांधली हुई थी जी। और ये भी रिवायती तौर पे मुस्लिम लीग नून यहाँ से पहले भी जीतती रही है। एजाज शफी मरहूम जो थे 2 मरतबा यहाँ से इंटरेस्टिंग 17 के बाद उसमें तब्दीली जरूर आई है। 239 जो है वो उसके कुछ एरिया से, लेकिन ये जो है ये इधर जो वोट बैंक है वो या तो मुस्लिम लीग नून का है या PTI ने पिछली मरतबा जो है जिस तरह वोट लिए थे, या तीसरे नंबर पर तहरीक लब्बैक जो है वो एक सरप्राइज पैकेज हो सकती है। बिल्कुल सही है। और क्योंकि उन्होंने 24,000 के करीब वोट लिए थे। यहाँ डस्का में पीपल्स पार्टी के जाहिर पार्टी का कि उन्होंने मजहर भाई, मेरा सवाल ये था कि पीडीएम की सियासत को किस तरह से इम्पैक्ट करेगी आज की मुस्लिम लीग नून की जीत? देखिए, पहली चीज ये कि मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने एक अलग फैसला किया था। मुस्लिम लीग नून का रिएक्शन उससे ज्यादा बचकाना था।
जो जिस तरीके से शो कॉज वगैरह, ये इत्तेहादों में कभी भी नहीं होते, शो कॉज नोटिस कभी नहीं मिला करता इत्तेहाद के अंदर। ये बुनियाद अगर आपने पीपल्स पार्टी से सवाल करना ही था और करना चाहिए था पीपल्स पार्टी से, क्योंकि पीपल्स पार्टी का कंडक्ट। मजहर भाई, आपकी ऑडियो का मसला आ रहा है, प्रोड्यूसर उसको फिक्स करता है। अमजद शुएब साहब, जहांगीर तरीन साहब कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने जा रहे हैं और हुकूमत के लिए कोई खतरा हो सकता है? देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक जब भी बनते हैं तो डिवीजन तो आ जाती है पार्टी में। डिपेंड ये करता है कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक सिर्फ डिमांड्स के लिए बन रहा है या वाकई वो कोई नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाने के लिए भी तैयार है। तो ये चीज अभी वाज़ेह नहीं है, क्योंकि मतलब दोनों कुछ इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे दोनों मानी दिए जा सकते हैं। लेकिन मैं सारे इस खेल में मैं आज देख रहा था कि जैसे जहांगीर तरीन वहां पे गए अपनी जमानत वगैरह के चक्कर में, तो जो इखलाकी गिरावट पाकिस्तान में छा गई है वो यही है कि जिसके ऊपर करप्शन का इल्जाम है उसके ऊपर फूल की पत्तियां फेंकते हैं। यही पाकिस्तान रो रहा था चीनी की वजह से कि मिल नहीं रही। अमजद शुएब साहब, आज मैं आपको इंडोर्स करता हूं इस बात पर। जब ये गए लंदन तो पूरी पॉलिटिकल पार्टी सारी ऑपोजिशन की कह रही थी जी इसको एनआरओ दे दिया, भगा दिया। आज उसके पीछे फिर रहे हैं कि तू हमारे साथ शामिल हो। तो फिर तुफ है ऐसे निजाम पे जो सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात की रोशनी में चलता है, और तुफ उन लोगों की अकल पे जो रोते तो हैं कि हम लुट गए, हम खाए गए, फिर फूल की पत्तियां भी उन्हीं पे फेंकते हैं जो लूट के ले जाते हैं। लेकिन अमजद शुएब साहब, मुस्लिम लीग नून तो इस बात की तरदीद कर रही है कि उन्होंने तरीन साहब को कोई दावत दी है। शकील मेमन सोने का ताज पहन के आया था, बग्गी में उसका जुलूस निकला था, सारे सब इसी तरह। इस पे काफी अफसोस मलने की जरूरत है, रोने की जरूरत है। और तो उसका क्या नतीजा निकलता है वो तो गया जहन्नम में, उसका तो मुझे इतनी फिक्र नहीं है। अमजद शुएब साहब, मैं ये सवाल कर रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून तो तरदीद करती है कि हमने तरीन साहब को शमूलियत की दावत नहीं दी है, और तरीन साहब भी कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का कोई राबता नहीं हो। मैंने राना सनाउल्लाह का बयान अपने कानों से सुना है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर वो इधर आने की दरखास्त करेंगे तो हम उस पर गौर करेंगे। गौर करना क्या होता है? इखलाक है तो आप रिजेक्ट करेंगे। आप कहेंगे कि उस आदमी को हमने मुर्द इल्जाम ठहराया था कि वो खा गया चीनी और अवाम को लूट के ले गया, आज हम खुश हैं कि वो किसी कटहरे में। तो ये तो नहीं मैंने सुना। मैंने तो ये सुना है कि हम गौर करेंगे अगर उन्होंने आने की ख्वाहिश का इज़हार। तो अब बाकी झूठ है जो कुछ को कह रहा है, ये मैं अपने कानों से सुना, मैं आपको बता रहा हूं। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। इफ्तिखार साहब, तरीन साहब कोई हुकूमत के लिए बड़ा थ्रेट साबित हो सकते हैं? देखिए, यहाँ पे तो कोई भी हुकूमत के लिए थ्रेट साबित हो सकता है, डिपेंड करता है हुकूमत कितनी मजबूत है। तो जब बैड गवर्नेंस होगी तो कोई भी, और फिर असल में मसला है नंबर्स का। नेशनल असेंबली में और सूबाई असेंबली पंजाब में कितने नंबर हैं पीटीआई के पास जी, ये एक प्रॉब्लम। अगर जितने लोग इस वक्त जहांगीर तरीन साहब के साथ उनकी दोस्ती निभाते हुए नजर आ रहे हैं, अगर वाकई इसको कन्वर्ट करें किसी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, तो फिर पीटीआई की गवर्नमेंट पंजाब में तो रह नहीं सकती। और जहां तक उनके दोस्तों का तल्लक है, जिनका कौमी असेंबली से तल्लक है, अगर वो भी अपनी पावर को एक्सरसाइज करें तो फिर नेशनल असेंबली में भी बहुत बड़ी मुश्किल आ सकती है प्राइम मिनिस्टर को, कि मुमकिन है उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को फेस करना पड़ जाए, और एक ताकतवर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ये तो दो बात। अभी जनरल साहब एक बात कह रहे हैं कि जो करप्ट लोग हैं हम उन पे फूलों की पत्तियां निछावर करते हैं, बाद में हम रोते हैं। किसी हद तक इनकी बात दुरुस्त है, लेकिन सवाल है कि करप्ट आपका अलग नहीं होना चाहिए, मेरा और नहीं होना चाहिए। करप्ट फिर करप्ट होता है, हाँ वो आपका हो हाँ वो मेरा हो। जिस दिन ये मसला खत्म हो जाएगा ना आपके और मेरे वाला, तो कौम सारी साथ खड़ी हो जाएगी। अगर हुकूमतों के लिए करप्ट कोई और है, उनका साथ जो बैठा वो करप्ट नहीं है, उनका मुखालिफ जो करप्ट है, ये फर्क जिस दिन खत्म कर दिया उन अदारों ने भी जो मानते हैं ताकतवरों की, उन लोगों ने भी जो झुकते हैं ताकतवरों के आगे, तो आप यकीन करें पूरी कौम में यकसुई है करप्शन की तरह। ठीक हो गया। तो इस पे जहांगीर तरीन ने अगर बुराई की है शुगर के मामले में, तो उसने एक्सपीरियंस नहीं की, मानता हूं उसने की होगी, क्योंकि जो रिपोर्ट इन्होंने पेश की कमीशन ने,
उसमें उसका नाम है, उसका तस्करा है। बिल्कुल है, लेकिन बिल्कुल। क्या सिर्फ उसकी का तस्करा है? ये एक सवाल फिर उठेगा। बाकी लोगों को भी नोटिस हुए हैं इफ्तिखार साहब, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को ही हुआ है, बल्कि वो एक तरह से प्रोपेगेंडा भी कर रही है। नहीं, माफ कीजिएगा एंकर साहब, ऐसा नोटिस मेरे इल्म में तो नहीं आया। अगर आया है तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मेरी ईमेल में भेजिए। खुसरू बख्तियार साहब को भी किया गया है। इसके अलावा नैब ने जो चेयरमैन है शुगर एसोसिएशन के सिकंदर खान साहब, उनको भी तलब कर रखा है नैब ने। खैर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इफ्तिखार साहब, आप जरा कमेंट करेंगे कि एक कायमा कमेटी से लॉ पास हुआ है कि मुसल्लह अफवाज पर तनकीद नहीं की जा सकती और तमस्खुर नहीं उड़ाया जा सकता। अगर कोई मुर्तकिब होता है इस चीज का तो उसको 2 साल तक कैद हो सकती है और 5 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। आप इस कानून को कैसे देखते हैं? मैं वैसे देखता हूं जैसे फवाद चौधरी ने देखा। बिल्कुल सही है। मोना, आपके ख्याल में इस कानून की जरूरत थी? बहुत क्रिस्प और अप्रोप्रिएट जवाब था इफ्तिखार साहब का, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। मुझे लगता है पाक फौज क्या मतलब जिसके ऊपर भी आप जिसका भी तमस्कुर उड़ाएं या फिर जिसके ऊपर भी आप गलत बात करें, इल्जाम दें, तो मुझे लगता है किसी की भी जो इज्जत है वो कोई कम नहीं है। वो पाक फौज के हवाले से हो या कोई सियासतदान हो, कोई भी हो। मुझे लगता है सोफार तो ये जो एक एक्सक्लूसिविटी है ये सिर्फ जुडिशरी इंजॉय करती है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स किसी के हवाले से चला सकते हैं, लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है दीगर भी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में तो फौज और अदलिया दोनों के बारे में है कि आप उन पर तनकीद नहीं कर सकते हैं। सब किसी पे बेजा और गलत और झूठी तनकीद किसी के लिए जायज नहीं होनी चाहिए, चाहे वो फौज हो, चाहे वो सियासतदान हो, पार्लियामेंट हो, आम इंसान हो, कोई सड़क पे चलता आदमी हो, कोई मीडिया पर्सन हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई छोटी सी रेडी चलाने वाला हो, किसी के ऊपर भी गलत तनकीद नहीं हो सकती है। और मुझे लगता है इस हवाले से कानून साजी होनी चाहिए कि आप इतने स्ट्रॉन्ग कवानीन बनाएं कि किसी को भी लगे डेफिनेशन के लॉज तो मौजूद है लेकिन बहुत वीक है। टारगेटेड तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है तो वो उस शख्स को जिसने उसके खिलाफ की मुहिम चलाई हो उसको वो पूछ सके, उसको कानून पकड़ सके। तो ये सबके लिए होना चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात पे अग्री करती हूँ जो फवाद साहब ने कहा है और जो शीरीन साहिबा ने भी गालिबन इंडोर्स किया है। दिस इज एग्जैक्टली राइट। मजहर अब्बास साहब, आपको लगता है ये कानून इजहार राय की आजादी के अगेंस्ट है, जो आर्टिकल 19 है उसके अगेंस्ट है? अच्छा, आपको इस सवाल का जवाब जो है वो जनरल अमजद शोएब से स्टार्ट करना चाहिए था, वरना हम तीनों के जवाब के बाद सजा वो सुना देंगे। और हो सकता है कि इफ्तिखार और मोना को तो 6 महीने की सजा मिले, क्योंकि इन्होंने बड़ा बच बचा के उन्होंने कमेंट किया है। और आप 2 साल की सजा के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं, कंपीट करना चाह रहे हैं 2 साल की सजा के। मैं आपके जवाब से समझ देखिए भाई तो हमारा उस्ताद मुकर्रम है, इसको हारने लगा। अच्छा ले जी, आपको इम्प्यूनिटी हासिल हो गई है मजहर भाई? बस वही है। देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि हमारे यहाँ बड़ी वेग टर्मिनोलॉजीज यूज होती है। ये जी तनकीद करने पर, तनकीद आप किसको कहते हैं? क्रिटिसिज्म किसको कहते हैं? हु विल डिफाइन दैट? कि मैंने किसी को डिफेम किया, वो कौन डिफाइन करेगा? एग्जैक्टली। और जिस तरह हमारे यहाँ नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट हमेशा एक वेग टर्म, उसको हमने प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया। अब जिस रोल का आर्टिकल 19 में रिस्ट्रिक्शन है वो आर्मी का प्रोफेशनल रोल है। आर्मी का भी तो एक ओथ है ना जी। अगर उस ओथ की वायलेशन हो तो मैं क्या करूं? क्या मैं ये पॉइंट आउट नहीं करूं कि आपने उस ओथ की वायलेशन की है? क्या मैं ये पॉइंट आउट नहीं करूं आपका अगर पॉलिटिकल रोल बढ़ता है तो मैं क्या उस पॉलिटिकल रोल को क्रिटिसाइज नहीं करूं? मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि अगर बॉर्डर का कोई मसला है वीजा वी हमारे हॉस्टाइल नेबर के हवाले से, आप पाकिस्तान के मीडिया को उठा के देख लें जी कि उसने हमेशा दे स्टूड विद देयर फोर्सेस, जब जहां प्रोफेशनल उसकी बात, जहां बॉर्डर, लेकिन जहां उनका सियासी रोल आता है, जहां उनका कमर्शियल रोल आता है, उस पे तनकीद करना बनती है, उस पे तनकीद करना मेरा आईनी राइट है कि मैं उन्हें बताऊं कि ये आपका रोल नहीं है, ये आपका रोल नहीं, आपका ये रोल है। बिल्कुल सही। काइंडली आप अपने वो रोल पे के, तो ये बेसिक
डिफेमेशन लॉज हम स्ट्रांग नहीं करते। अगर आप डिफेमेशन लॉ स्ट्रांग करें, अच्छे करें, तो मीडिया में जो कुछ खराब चीजें होती हैं वहां भी मीडिया विल बी केयरफुल, जर्नलिस्ट विल बी केयरफुल। हम अपने डिफेमेशन लॉज को कभी भी अच्छा बनाते ही तो नहीं। इसका मतलब ये हुआ मजहर अब्बास साहब के जिन इदारों को सर्विसेज के लोग ऑपरेट कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, उन पर भी तनकीद शायद ना हो सकेगी अब। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना कि वो तो पिक एंड चूज है ना। जैसे पैका है, पैका में आप देखें कि वो साइबर क्राइम के लिहाज से था, उसका पर्पस कुछ और था, लेकिन हुआ क्या, जितने भी 49-50 लोग उठाए गए, जिनके हाथों में हथकड़ी पहनाई गई। अभी जनरल साहब कह रहे थे कि जो फूलों की पत्तियां, मुझे बताएं अगर 10 साल बाद या अभी जैसे अहाद चीमा या वो 2-2, 3-3 साल जो है आपने उनको रखा, उसके बाद कोई भी इल्जाम उन पर साबित नहीं हुआ, तो वो क्या करे फिर? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, राइट, जवाब आ गया। अमजद शोएब साहब, इस कानून को इंट्रोड्यूस करवाने की क्या जरूरत पेश आई और आप क्या समझते हैं क्यों जरूरी है ये कानून इंट्रोड्यूस होना और फिर लागू होना? देखिए, ये फर्क समझने की जरूरत है। मजहब की बहुत सारी बातें मैं एग्री करता हूं, मजहब साहब ठीक कह रहे हैं कि अगर सियासी रोल है, किसी ने किया है, तो वो बिल्कुल जरूरी है कि आप उस पर करें तनकीद। लेकिन एक चीज ध्यान में रखें कि पाकिस्तान में आर्मी कोई पब्लिक अदारा नहीं है, पब्लिक डीलिंग नहीं करता, लिहाजा बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अफवाहों की बुनियाद पे चलती है। अगर आप वापदा से जाके वहां का कोई इशू हो, आपका कोई एलडीए का इशू हो, केडीए का हो, ये पब्लिक के अदारे हैं, लोगों के पास इंफॉर्मेशन बड़ी होती है और आप किसी के बारे में कुछ बिल्कुल यहाँ एक सवाल भी पैदा होता है जनरल साहब, लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल हुसैन साहब वापदा को देख रहे हैं, तो वापदा का कोई इशू होगा तो तनकीद नहीं की जा सकेगी फिर? प्लीज डोंट कट मी नाउ। अच्छा जी, अब मेरी बात जी जी जी। अब चीज ये है कि आर्मी के साथ क्योंकि पब्लिक का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, तो बहुत सारी चीजें जो है र्यूमर्स की बुनियाद पे चलती हैं। मैं 2 मिसालें रिसेंटली देता हूं, बहुत सारी हैं, बेशुमार हैं। मसला वहां शुरू होता है जब अभी पिछले दिनों एक पीएमएलएन के लोगों ने चलाया कि जनाब मुल्तान में आमों के दरख्त काटे जा रहे हैं, डीएचए कब्जा कर रहा है। अब आप इमेजिन करें कि इसको जिस तरह फैलाया, पहली बात तो यह कि डीएचए काट नहीं रहा था, आमों के दरख्त कटे, वहां पे कुछ सिटी हाउसिंग है उन्होंने किया। वैसे बीबीसी की स्टोरी आई हुई है, वो कह रहे हैं कि डीएचए और सिटी हाउसिंग स्कीम दोनों को लैंड चाहिए थी, दोनों लैंड खरीदी, उसके बाद काटे गए। आपकी तकलीफ सुनूं या मैं बोलूं? जी 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 बोलिए। मुझे तो वजाहत आप करने। दूसरी चीज जो समझने की बात है, आप जब बात पूरी समझेंगे तो आपको अंदाजा हो। प्राइवेट जमीन है, जहां भी अर्बनाइजेशन होती है, एक किसान सोचता है कि उसने खेत रखना है या उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं जमीन बेच के। अब मैं जानता हूं मुल्तान के एक किसान को जिसने यहां पे अपने 10 एकड़ जमीन बेच के उस कीमत से कम पैसों में मुजफ्फरगढ़ में जाके 19 एकड़ ली है और वहां आमों का बाग लगा दिया उसने। अब आप उस इंडिविजुअल को कहेंगे कि जनाब ये आप क्यों कर रहे हो? ये उसकी जमीन है, उसको प्रॉफिटेबल जो लगेगा वो करेगा। मैं इस क्या बहस में पढ़ते ही नहीं कि डीएचए ने किया या सिटी ने किया। मिसाल के तौर पर सिटी ने किया, मेरी जमीन है, मेरा आमों का बाग है, मैं समझता हूं कि मुझे यहां ज्यादा पैसे मिल रहे हैं और इससे इतने पैसों में मुझे इससे हटके जमीन जो है वो ज्यादा मिल जाएगी, तो मैं अपने खानदान का भला सोचता हूं। मुझे अगर एक जगह मेरा 100 आम का दरख्त लगा हुआ था, मेरा जाके 300 लग गया, तो मुझे तकलीफ है, आपको भी फल मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। मैं एक किसान को जानता हूं जिसने 10 एकड़ बेच के वहां 19 एकड़ ली है। बिल्कुल सही है। तो आप जब ये इस तरह की हरकतें करते हैं वो अच्छा। दूसरा आप देखिए, बड़ा मोटी सी वॉशिंगटन में एक लेटर बनाया जाता है और उसमें कहा जाता है इंडस मोटर को कि जनाब आप 2500 नई गाड़ियां, ये जीएचक्यू की तरफ से लेटर है, 2500 नई गाड़ियां फौरन जीएचक्यू को सप्लाई करें, आर्मी को दें। और ये वो दिन है जब प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ियां नीलाम कर रहा है और इसको फहराया जा रहा है और ऐलान तान शुरू हो रही है कि मुल्क जो है वो गाड़ियां बेच रहा है और फौज नई गाड़ियां 2500 ले रही है। जब इसकी तहकीक हुई तो पहले तो ये पता चला कि कोई ऐसा ऑर्डर है ही नहीं, कभी मांगी नहीं गाड़ी, किसी ने ली नहीं, ना कोई नई ली जा रही है। और फिर पता चला कि कोई यूसुफजई साहब हैं जिन्होंने ये लेटर तैयार किया वॉशिंगटन में, उन्होंने भेजा हुसैन नवाज को, हुसैन नवाज ने भेजा मुर्तजा सुलंगी को और दूसरों को इधर, और वो यहां फैलना शुरू हुआ। नेटवर्क ये है
आप अपने आर्मी की तस्लीम अमजद शोएब साहब, टाइम खत्म हो रहा है। जैसे मजहर साहब ने कहा कि कमर्शियल और जो पॉलिटिकल रोल है, अगर उस पर तनकीद नहीं करेंगे, उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे? वो तो बेसिक आपका। एक सेकंड में एक बात कर, एक सेकंड, अगर वो भी आपको सही पता हो, अगर आप आयशा सिद्दीका की बात से कर रहे हैं तो उससे ज्यादा झूठ और किसी किताब में है ही नहीं है। जितनी मुनाफिकत से उस औरत ने काम लिया हुआ है, मैंने उसको चैलेंज किया था। क्लोजिंग करनी है जनरल साहब, आपकी इजाजत से मजहर अब्बास साहब से आखिरी कमेंट ले ले। वो प्रोग्राम छोड़ के भाग गई थी वहां से जब मैंने चैलेंज किया। बिल्कुल ठीक है। मजहर अब्बास साहब जल्दी से एक शॉर्ट सा कमेंट कर दें। देखिए, बहुत मुख्तसर सी चीज है जो जनरल साहब बात कह रहे हैं कि कौन झूठा है कौन सच्चा, इसका फैसला तो अदालत करेगी, मैं और आप नहीं करेंगे। मैं तो एज ए जर्नलिस्ट, मेरी तो स्टोरी अगर फैक्ट्स बेस नहीं तो वो मुझे ट्रबल करेगी ना, लेकिन इसका फैसला अदालत करेगी। मुझे बताएं, कराची में 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मगर भाई अदालत का कानून बना दिया ना, अदालत में जाएगा तो तब कानून होगा तो अदालत में जाएगा ना। आप क्या नहीं तो ये सिर्फ आपके लिए क्यों हो? आपका नहीं, मुझे बात सुने। आप अगर रेलवे के चेयरमैन बनते हैं और आपके ऊपर कोई करप्शन का केस आता है तो ये कहा जाता है कि ये केस सिविल कोर्ट में नहीं चलेगा, यानी आप सिविलियन इदारे को हेड करें। बिल्कुल सही है मजहर भाई, टाइम खत्म हो गया है। नहीं, अब आप बात सुने जनरल साहब, मसला ये है कि मगर ये कानून बना है फौज के लिए, रेलवे के चेयरमैन के लिए नहीं बना। अब प्लीज डोंट मिक्स इट। मैं आपको नहीं मिक्स नहीं करें। अगर आप सिविलियन इदारे को हेड करेंगे, तो आपको सिविलियन लॉ के तहत अकाउंटेबल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मजहर अब्बास साहब, अमजद शोएब साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, मोना आलम साहबा, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।